पद्मश्री व पद्म भूषण डॉक्टर श्रीमती श्यामा चोना का जीवन चरित्र भाग 1। लेखन व प्रस्तुति श्रीमती पुष्पा अग्रवाल। थी घनी पीड़ा जिगर में, लक्ष्य धूमिल बादलों में, हौसला चट्टान सा था, हस्तरेखाएं बदलकर नियति को झुकना पड़ा था, संघर्ष में जीवन छुपा था। डॉक्टर श्रीमती श्यामा चोना एक ऐसी भारतीय महिला हैं जिन्हें शिक्षा एवं समाज सेवा के क्षेत्र में अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए पद्मश्री व पद्म भूषण जैसे अति विशिष्ट पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है। साथ ही इन्हें प्राप्त 70 अन्य पुरस्कारों में राजकीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार भी सम्मिलित हैं। डॉक्टर चोना यूनेस्को तथा अन्य 99 समितियों, बोर्ड एवं शिक्षण संस्थाओं की माननीय सदस्य रह चुकी हैं। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल रामाकृष्णापुरम की भूतपूर्व प्रधानाचार्य हैं। इन्होंने अपने इस स्वप्न तथा संकल्प को कि शिक्षा पर धनी, निर्धन एवं दिव्यांग सभी का समान अधिकार है तथा उन्हें साथ बिठाकर पढ़ाने से ही हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं, इसको पूरा कर दिखाया, जो शिक्षा एवं समाज कल्याण के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा एवं क्षमताओं के विकास के लिए कटिबद्ध डॉक्टर चोना ने तमन्ना नाम से एक स्वयंसेवी संस्था का निर्माण किया। आज इसकी 3 शाखाओं में विभिन्न दिव्यांग जन लाभान्वित हो रहे हैं। इस पुस्तक के माध्यम से हम उनके जीवन की उपलब्धियों के साथ ही साथ चुनौतियों एवं कठिनाइयों पर विस्तार से चर्चा करते हुए उनके जीवन जन्म से आज तक के सफर पर दृष्टि डालने का प्रयास करेंगे। आज जब पद्मश्री डॉक्टर चोना का जीवन चरित्र लिखने बैठी हूँ तो असमंजस में हूँ। क्या क्या लिखूँ, कैसे लिखूँ, किस विषय को संक्षिप्त और किसे विस्तार से लिखूँ। सच तो यह है कि जिनके व्यक्तित्व में सागर सी गहराई हो, पर्वत सी अटलता और फलक सी ऊंचाई, तो उसे शब्दों में कब कौन उतार सकता है। मैडम, आपके विस्तार को मैं शब्द दूं कैसे भला, क्षितिज के उस पार कोई जा नहीं सकता। मेरा प्रयास है कि मैं उनके जीवन सागर की अतल गहराइयों में जाकर कुछ मोती चुन लाऊं और आपके साथ साझा करूं। अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। एक उन्मुक्त, शिक्षित और प्रेममय पारिवारिक वातावरण में जिनके जीवन की पहली भोर हुई हो, निसंदेह वो आकाश के नक्षत्र के समान दैदीप्यमान तो होंगी ही। डॉक्टर चोना का जन्म सन 1942 में शिमला में हुआ था। हिमाचल प्रदेश में स्थित शिमला नगरी को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। यह हमेशा से पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहा है। इस शहर की आकर्षक वादियां, बर्फ से ढकी पहाड़ियां, घुमावदार सड़कें, हस्तकला, वास्तुकला, शिल्पकला, लोक नृत्य और पारंपरिक वेशभूषा सभी ने इसे अपने सौंदर्य से निखारा है। इसे भारत में ब्रिटिश राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। शिमला ने 1914 के शिमला समझौते
और 1945 के शिमला सम्मेलन सहित कई महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठकों की मेजबानी भी करी। डॉक्टर चोना अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। इनके पिता ब्रिटिश सरकार में ऊंचे ओहदे पर कार्यरत थे। संपूर्ण प्रतिभा प्रभुत्व होने पर भी परिवार भारतीय संस्कृति का पक्षधर था। सभी बच्चों को सादगी से जीना सिखाया, धर्म और संस्कारों की शिक्षा दी जाती। शिमला में एक शानदार बंगले में रहने के बावजूद सभी भाई बहनों को माता पिता ने मेहनत और ईमानदारी से काम करने, दंभ और अभिमान से दूर रहने तथा फिजूल खर्ची ना करने की शिक्षा दी। माता पिता ने बच्चों को कभी इस एहसास से रूबरू नहीं होने दिया कि वे कितने धनधान्य संपन्न हैं तथा समाज में प्रतिष्ठित लोगों में उनकी गिनती है, ताकि बच्चों में जिंदगी को आराम तलबी से देखने का नजरिया ना आने पाए। पिताजी अपनी मेहनत से इस ऊंचे ओहदे पर पहुंचे थे और वैसा ही वो अपने सब बच्चों को भी बनाना चाहते थे। माताजी स्वयं अपने हाथ से रसोई घर में काम किया करती। आटा गूंथते समय वो अधिकतर भजन गाया करती थी। एक बार डॉक्टर चोना जब बहुत छोटी थी, उन्होंने उनसे पूछा था कि माँ, आप ऐसा क्यों करती हैं? तो उन्होंने कहा, बिटिया, ऐसा करने से ना ये आटा भी सात्विक बन जाता है और इसमें धर्म का रस खुल जाता है। इसकी रोटी खाने से मेरी श्यामा बिटिया भी संस्कारवान बनेगी। सुनकर नन्ही श्यामा मुस्कुराने लगी थी। माँ के लिए उनके बच्चे ही भगवान थे, उनका मीठा सा संसार थे। बच्चों को सुलाते समय वो रामायण, गीता, पंचतंत्र की कहानियां सुनाया करती। सन 1942 में इनके पिता श्री R.S. सेठी जी को सरकार द्वारा राय साहब की उपाधि से सम्मानित किया गया, जो उनकी अपने काम के प्रति लगन, मेहनत और ईमानदारी को दर्शाता है। इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचकर भी राय साहब के आचरण की विनम्रता, बातचीत की शालीनता, रहन सहन की सादगी सभी के लिए एक उदाहरण थी। वे अपनी पत्नी के दोनों छोटे भाई जो घर में साथ ही रहते थे, उनके आगे विशेषकर यह भाव कभी नहीं लाते थे कि वो इतने ऊंचे पद पर पहुंच गए हैं। इस बात से बहुत सतर्क रहा करते कि कभी कोई ऐसी बात ना हो जिससे भाइयों का मन छोटा हो जाए। रहीमदास ने ऐसे ही प्रतिभावान जनों के लिए लिखा है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मममूल। सादा जीवन उच्च विचार को परिभाषित करता रहा इनके पिताजी का जीवन। कीमती पोशाक या ऊंची बोल कभी भी हमारे बड़प्पन को परिभाषित नहीं करते। पूज्य बापू हमेशा एक धोती और लकुटी में ही रहा करते थे। ऊंचे बोल बोलने वाले दशानन ने अपने दंभ और अहंकार से सोने की लंका ही जला ली थी। राय साहब का जीवन माता पिता, पत्नी, पुत्र पुत्री, भाई, सहकर्मी और समाज सभी के लिए प्रेरणा बनकर रहा। मानो उंगली पकड़कर चलना सिखाते, बारिश में छाता सा साया बन जाते। उनकी हंसी बच्चों में दम्भ भरती थी, सीना तान कर चलने की हिम्मत देती। घर की रौनक, मान, शान थे वे, सबकी मर्यादा की पहचान थे वे। कभी शरद तो कभी मेघ की धूप होते, हम खुश नसीब हैं जिनके पास वे होते। जन्म से मिले माहौल का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व में गहरा उतर जाता है। इसकी कशिश संस्कारों के रूप में दिखाई देती है। धर्म की जगह हमारे मन में होती है, मस्तिष्क में होती है और होती है हमारे घर के आंगन में। उसी वर्ष डॉक्टर चोना का भी जन्म हुआ था।
एक ओर राय साहब की उपाधि पर परिवार में गर्व और उल्लास का वातावरण था, तो दूसरी ओर लक्ष्मी स्वरूपा बिटिया का जन्म। परिवार में दोहरी खुशी छाई हुई थी। यहाँ तक कि सभी कहा करते कि बेटी बड़ा भाग्य लेकर आई है, बिटिया बहुत खुशनसीब है, विशेषकर पिता के लिए तो बहुत भाग्यवान है। संभवतः यह खबर उस समय अखबार में भी छपी थी। वो बताती हैं कि उनके मामा के अपनी कोई संतान न थी और वो इन्हें गोद लेना चाहते थे और इनका पालन पोषण स्वयं करना चाहते थे। उन दिनों देश में ब्रिटिश राज्य था, कुछ अनिश्चितता का वातावरण था, अतः इनके पिता ने संकोचवश इन्हें उरी, जो पाकिस्तान में है, इनके मामा के घर भेज दिया। उस समय इनकी उम्र लगभग 2 वर्ष रही होगी। वहां इन्हें भरपूर लाड़ प्यार मिला। उनके फलों के बगीचे थे, वहां फल तोड़कर खाने में इन्हें बहुत आनंद आता। समय बीतता गया और 1946 को ये वापस अपने माता पिता के पास आ गईं। उरी में बिताए बचपन के सुहाने दिन इन्हें आज भी याद है। बचपन याद बहुत आता। फूलों की खुशबू थी उसमें, गर्मी की बरखा सी ठंडक, नदियों सा चंचल, झरनों का कलरव, अल्हड़ अबोध, पूनम का चंद्र, चंदन सुवास, झरते पराग सा, उड़ती पतंग सा, माँ की ममता से सराबोर, तू गया ले गया अपने संग, सतरंगी दिन, स्वप्निल रातें, बस शेष रह गईं मीठी यादें। कितना प्यारा होता है बचपन, सब चिंताओं से विमुक्त। पल में हंसना, पल में रोना, भागना, दौड़ना, चढ़ना, गिरना, कभी छुप जाना, कभी ढूंढ लेना। राजा रानी और परियों राजकुमारों की कहानी से सजा हुआ। उन्हीं छोटे छोटे खेलों में दुनिया का आनंद छिपा होता था, चाहे वो गुड़िया गुड्डे की शादी हो या स्टापुल पोषम पाक खेलना हो। महंगे रंगीन खिलौने तो नए जमाने की देन है। ऐसा ही खुशनुमा सा था इनका बचपन। वो बताया करती हैं कि उन्हें बचपन में गुड़ियों से खेलना बहुत अच्छा लगता था। उनके पास 14 गुड़ियां थी, एक तो बोलती भी थी और चलती भी थी। उन्हें याद है कि खेल खेल में टीचर बनना उनको बहुत पसंद था और उस समय वो ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें करती थी जिन्हें सुनकर घर वालों को हंसी भी आती थी और आश्चर्य भी होता था। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। शायद ये वही संकेत था कि आगे चलकर वो इतनी विख्यात गुरु बनी। रंग बिरंगी गुड़ियों से खेलने वाली श्यामा धीरे धीरे बड़ी होने लगी और स्कूल पढ़ने जाने का समय आ गया। सबसे पहले सोफिया कॉन्वेंट अजमेर से इन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की। ये स्कूल उस समय का नामी गिरामी स्कूल था और आज भी है, जहाँ पढ़ने का अवसर हर किसी को मिल भी नहीं पाता था। यह उनका सौभाग्य रहा। कहते हैं ना कि यदि नींव गहरी हो तो भवन मजबूती से खड़ा रहता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ने इनमें जो खुलापन और आत्मविश्वास दिया, उसकी मीठी यादें आज भी इनके मन में है। इसके बाद सीनियर कैम्ब्रिज इन्होंने महारानी गायत्री देवी स्कूल जयपुर से किया। यह भी शिक्षा के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध रहा है। रंगों का शहर जयपुर, जिसको राजस्थान की गुलाबी नगरी कहा जाता है, उसमें इन्होंने कई वर्ष बिताए। यहाँ के रंग बिरंगे परिधान, तीज त्योहार, खाद्य पदार्थ, इमारतें, शौर्य गाथाएं, कला और संस्कृति अपने आप में नायाब है। इसकी झलक हमें डॉक्टर चोना की सोच और विचारधाराओं में भी दिखाई देती है। विद्यालय में पढ़ाई के अतिरिक्त होने वाली अधिकांश गतिविधियों में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी और तभी से इनमें आत्मविश्वास और कर्मठता के बीज अंकुरित होने लगे थे। स्नातक की पढ़ाई इन्होंने महारानी कॉलेज जयपुर से की और एमए राजस्थान विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में किया। ये वर्ष
1959 से 1962 के थे, 1959 से 1962 के। साहित्य में इनकी रुचि प्रारंभ से ही थी। संभवतः माता पिता के दुलार और राजस्थान की संस्कृति ने इनके भीतर एक सुकोमल हृदय को जन्म दे दिया था। इसलिए भी साहित्य का अध्ययन बहुत प्रिय था। और हो भी क्यों ना, साहित्य शिक्षा की वो धारा है जिसकी भागीरथी में प्रवाह है, प्रेम का, त्याग और समर्पण का, संबंधों का, मानवीयता का, कल्पना और यथार्थ की खनक का, जीवन के नव रसों और इंद्रधनुष के 7 रंगों का। साहित्य हमारे भीतर चिंतन की क्षमता जगाता है। इसके अध्ययन ने इनके विचारों को नए आयाम दिए, नई दिशा और मजबूती दी। यही नहीं, मानवता के सौरभ से और भी रंग दिया इनको। सन 1964 जयपुर के महाराजा कॉलेज में डॉक्टर चोना ने अंग्रेजी शिक्षण का कार्य आरंभ किया। यह लड़कों का कॉलेज था। अध्यापन का यह इनका प्रथम कदम बहुत ही सुखद रहा। उसने इनके भीतर अपने कार्य के प्रति अटूट निष्ठा को जन्म दिया। यह अपने कॉलेज में सबसे कम उम्र की लेक्चरर थी। अंग्रेजी साहित्य और विद्यार्थी धीरे धीरे इनके जीवन बनने लगे। वो बताया करती हैं कि कॉलेज के विद्यार्थियों का स्नेह उनके भीतर श्रेष्ठ अध्यापन के बीज अंकुरित करता और वो विशाल वृक्ष बनकर ज्ञान की छांव बांटा करती। इनकी प्रतिभा से हर कोई भली भांति परिचित था। अतः इन्होंने शिक्षण के साथ साथ फेमिना पत्रिका, जो बहुत चर्चित और लोकप्रिय पत्रिका रही है, उसके लिए लेखन का भी काम आरंभ किया। डॉक्टर चोना अपने को बहुत भाग्यशाली मानती हैं क्योंकि इनकी संपूर्ण शिक्षा सुप्रसिद्ध विद्यालय और विश्वविद्यालयों में हुई। निसंदेह जीवन में शिक्षा से बढ़कर कोई धन नहीं, कोई संबल नहीं। ये हमारे व्यक्तित्व को नया आयाम देती है, उन्हें पूरा करने की क्षमता देती है। यही विकास, उत्कृष्टता, कौशल व सशक्तिकरण का आधार है। हमारा आईना भी यही है। अभी तक की उनकी जीवन यात्रा नायाब रंगों से भरपूर रही, मानो हर भोर एक नया संदेश लेकर आती और सांझ उस थकन को प्यार से मिटाती। ये थी उनके जन्म से लेकर शिक्षा और अध्यापन की पहली डगर।